मंगलवार को जब से कहा है कि प्राइम टाइम में फीस वृद्धि को लेकर जन सुनवाई करेंगे, तो कई माता पिता ने ऐसे ऐसे ईमेल लिखे हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि स्कूलों के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल है। तो हमने उनकी सुविधा के लिए एक तरीका निकाला कि आप स्कूल का नाम मत लीजिए, जो समस्या है वो बताइए। अभी हम अपनी जन सुनवाई में स्कूल को शामिल नहीं करेंगे, हालांकि उनकी भी बारी आएगी, मगर शुरुआती दौर की जन सुनवाई में माता पिता आकर बोले या अपने अनुभव हमें भेज दें कि उन्हें क्यों लगता है कि स्कूल ने उनसे जरूरत से ज्यादा या जबरदस्ती तरह तरह से फीस ली, उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ा और वे इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं कि जब फीस नहीं दे सकते तो बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। ये लोग कहते हैं, उनके पास इस सवाल का क्या जवाब है कि पब्लिक स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलती है तो फीस ज्यादा लगेगी। फीस की मार पड़ी तो आप पर क्या बीती, इतना ही मकसद है इस जन सुनवाई का, ताकि कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई शिक्षा अधिकारी देख रहा हो तो इन माता पिता के अनुभवों के आधार पर नीति बनाए और सभी स्कूलों के लिए एक समग्र फैसला ले। अब आइए शब्दों की हेराफेरी का एक गेम समझाता हूं। स्कूलों के मामले में पब्लिक और प्राइवेट का कितना घपला है। कोई आपसे कहता है पब्लिक अस्पताल तो मतलब होता है सरकारी अस्पताल। अस्पतालों के मामले में जो सरकारी नहीं वो प्राइवेट अस्पताल कहे जाते हैं। फिर स्कूलों के मामले में जो प्राइवेट होता है उसे पब्लिक क्यों कहा जाता है? क्या आप समझ सके? प्राइवेट अस्पताल तो ठीक है, मगर जो स्कूल प्राइवेट है वो पब्लिक स्कूल क्यों कहलाता है? तो क्या आप सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल कहना चाहेंगे? नहीं। भारत में प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल कहा जाता है। ये अकेला ऐसा देश होगा मेरे ख्याल से, अगर देशद्रोह का मुकदमा ना लगे तो। आसान नहीं है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बोलना। शुरू में तो लोगों ने अकेले आवाज उठाई, मगर अब तो कई संगठन बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों के खिलाफ ज्यादातर प्रदर्शन रविवार को होते हैं। जब मैं इंटरनेट सर्च कर रहा था तो पता चला उस दिन माता पिता घर पर होते हैं। बिल्डरों के खिलाफ भी ज्यादातर प्रदर्शन इस देश में रविवार को हुए। यही हाल रहा तो एक दिन रविवार का नाम प्रदर्शनवार हो जाएगा। बहुत से माता पिता को फीस बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ता, दो तरह से। सामाजिक रूप से विरोध करेंगे तो थोड़ा स्टेटस डाउन लगेगा, फिर उनके पास पैसा भी होता है। मगर बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनकी कमर टूट जाती है। इनकी परेशानी को सुनिए। बहुत से लोग डर के कारण सामने नहीं आते हैं। हमने उन डरों की एक सूची बनाई। अगर आप उन सवालों का जवाब हाँ में देंगे तो आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, यानी आप लोकतंत्र में रहते हुए भी लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर उनका जवाब ना में होगा या आप उसकी परवाह नहीं करेंगे तभी आप सड़क पर उतर पाएंगे। तो पहला सवाल है, क्या आपको लगता है कि प्रदर्शन करने पर बच्चे का नाम काट दिया जाएगा स्कूल से? दूसरा है, क्या आपको लगता है कि नाम कटा तो दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा? तीसरा है, क्या आपको पता है कि पब्लिक या प्राइवेट स्कूल किस नेता का है? क्या आपको पता है कि जिस नेता का है उसकी पार्टी की सरकार तो नहीं है आपके राज्य में? क्या आपको पता है कि नेताओं ने इतने स्कूल क्यों खोल रखे हैं? नेता बिल्कुल स्कूल खोल सकते हैं, मगर आप बताइए, वही नेता जब राजनीतिक दल का बैनर लेकर आपके मोहल्ले में आता है तो कहता है जल्दी गरीबी दूर कर देगा। वही नेता जब अपने स्कूल में जाता है तो उसके जरिए आपको गरीब बनाने का खेल शुरू कर देता है। अब आप सोचेंगे चलो मीडिया को बुलाते हैं, बड़ा भयानक हो जाएगा, मीडिया आ जाएगा। अब पता चल रहा है कि मीडिया वालों के भी अपने स्कूल खुल गए हैं। फिर समझ नहीं आता कि यह कब हो गया। गूगल पर सर्च कर रहा था तो कई शहरों और संगठनों के नाम निकले। देश के कई शहरों में फरवरी से लेकर, इसी साल की बात बता रहा हूं, अप्रैल के महीने में फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन के उल्लेख मिलते हैं। इन खबरों को पढ़ते हुए तरह तरह के संगठनों का नाम भी पता चला। 3 अप्रैल को पानीपत में पानीपत पेरेंट्स एसोसिएशन ने डेवलपमेंट फंड के नाम पर फीस वृद्धि का विरोध किया, मानव श्रृंखला भी बनाई 10 अप्रैल को। 6 अप्रैल को जालंधर में पंजाब पेरेंट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में कुछ स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। 3 अप्रैल को गुड़गांव में 40 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कार रैली कर प्रदर्शन किया गया ताकि संडे पूरी तरह खराब ना हो। 17 मार्च को चंडीगढ़ में एक स्कूल के बाहर 100 अभिभावक जमा हो गए चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के तहत। 9 अप्रैल को नोएडा स्टेडियम में ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के 400 माता पिता जमा हुए और फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। 7 अप्रैल को गाजियाबाद में प्रदर्शन हुआ। 26 मार्च को गुजरात के वडोदरा में 150 माता पिता ने एक स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारे लगाए कि माता पिता को एटीएम मत समझो। वैसे एटीएम में तो अब निकलता कहां है आजकल।
गुजरात में, अहमदाबाद में और गांधीनगर के स्कूल के खिलाफ भी प्रदर्शन का उल्लेख मीडिया रिपोर्ट में मिलता है। अप्रैल महीने में इलाहाबाद में अभिभावक एकता समिति के तहत फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। 11 अप्रैल को बेंगलुरु में भी एक प्रदर्शन हुआ, मगर स्कूल वालों की मीटिंग के साथ नतीजा उनका अच्छा निकला है। इस संगठन का नाम है वॉइस अगेंस्ट प्राइवेट स्कूल फी हाइक इन बेंगलुरु। बताइए, तो लग रहा है कि कोई यूनाइटेड नेशन की कोई संस्था है। इस संस्था ने अपने प्रदर्शन से बात मनवा ली है। 11 अप्रैल को मुंबई में भी री एडमिशन फीस के नाम पर वसूली का विरोध हुआ। वहां के शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। यहां फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन का नाम का एक एनजीओ आ गया। देखिए, तो ये स्कूल फीस की जो वृद्धि है तरह तरह के संगठनों को और नेतृत्व को जन्म दे रही है। 8 अप्रैल को रायपुर में छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने डोर टू डोर अभियान शुरू कर दिया। यह संगठन अभी तक 350 ज्ञापन देने का रिकॉर्ड कायम कर चुका है, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ये अच्छी बात है। तो घर घर जाकर ये लोगों को अब जगा रहे हैं। 4 अप्रैल को जयपुर में भी फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। हर प्रदर्शन की एक खास बात है। खास बात यह है कि सारे प्रदर्शन ज्ञापन देने के साथ उनका समापन होता है और ज्यादातर मामलों में ज्ञापन देने के बाद कुछ नहीं होता है। यह भी एक सच्चाई है कि ज्यादातर स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ माता पिता विरोध नहीं कर रहे हैं। तो मानकर चलना चाहिए कि भारत में फीस वृद्धि को लेकर व्यापक शांति भी है। हो सकता है पंजाब के जालंधर में 14 साल की नोबल नाम की एक लड़की की फीस वृद्धि के खिलाफ वो कई महीनों से आंदोलन कर रही है। ये उसी की प्रेस क्लिपिंग है। 10वीं में पढ़ने वाली नोबल का कहना है कि उसकी छोटी बहन एनसीईआरटी से 240 रुपए की किताब खरीदती है, जबकि शहर के बाकी स्कूल इसी कक्षा की किताबें 3,500 रुपए में खरीद रहे हैं। बाप रे बाप। नोबल ने 8 अप्रैल 2016 से स्कूलों की मनमानी के खिलाफ धरना देना शुरू किया। 4 अप्रैल से 21 सितंबर तक लगातार 80 दिनों तक धरने पर बैठी रही। इस दौरान स्कूल, डीसी के दफ्तर, जालंधर के चारों विधायकों के घर के बाहर नोबल ने धरना दिया। नोबल के पिताजी ने बताया कि उसके किसी भी धरने का कोई नतीजा नहीं निकला है। इतना ही निकला है कि 21 दिसंबर को अकाली सरकार जाते जाते फीस वृद्धि के खिलाफ एक जांच कमेटी बनाने का ऐलान कर गई। मौजूदा कैप्टन सरकार ने इस कमेटी को मान्यता दी है। इस तरह से इलाहाबाद के विजय गुप्ता 10 सालों से स्कूलों की फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 2010 में विजय गुप्ता ने इलाहाबाद से लखनऊ तक पैदल यात्रा की। 2012 में 4 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे। 2015 में 8 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे। उनकी क्लिपिंग, उनके प्रदर्शन, तमाम आंदोलनों की प्रेस क्लिपिंग जितनी मोटी होती है उतनी ही हर साल स्कूलों की फीस मोटी हो जाती है। वो जितना आंदोलन करते हैं फीस उतना ही बढ़ जाती है। विजय गुप्ता का कहना है कि 2013 में 35% फीस बढ़ी, 2014 में 20 से 22%, 2015 में 30% फीस बढ़ी, 2017 में 35 से 40% फीस वृद्धि हुई है। तो स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर तरह तरह के असफल नेतृत्व भी पैदा हो रहे हैं। अब रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि नेतृत्व पैदा हो रहे हैं। असफल इसलिए कहा क्योंकि इन्हें ना तो जनता का समर्थन मिलता है, ना राजनीतिक दल का। यूपी की योगी सरकार फीस वृद्धि के खिलाफ कुछ सक्रिय दिख रही है। यूपी सरकार ने फीस स्ट्रक्चर की समीक्षा करने के आदेश भी दिए हैं। 31 मार्च को गुजरात में एक कानून बना है जिसकी खबर कम लोगों को है, मुझे नहीं थी कम से कम। इसके अनुसार राज्य में प्राइवेट स्कूलों की फीस सालाना 15 से 27 हजार के बीच ही रहेगी। तो वहां झंझट खत्म। प्राइमरी स्कूल के लिए 15,000, सेकेंडरी स्कूल के लिए 25,000 और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 27,000 फीस ये सालाना होगी। इस बिल का नाम है द गुजरात सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2017। इस कानून के तहत राज्य के सभी बोर्ड के स्कूल आ जाएंगे। 2015 में दिल्ली सरकार भी प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक बिल लाई। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों के लिए रेगुलेटरी संस्था बननी थी। यह बिल विधानसभा में पास है, मगर सेंटर में से मंजूरी नहीं मिली है। 24 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीडीए की जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल बिना सरकारी अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। 30 मार्च 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मान लेना कि सभी स्कूल मुनाफा कमाते हैं सही नहीं है। इस जन सुनवाई में हम सुनेंगे स्कूल वाले फीस के नाम पर क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे वसूलते हैं। तो जैकेट में है, सदरी में है डॉक्टर मनोज शर्मा, जो हरियाणा अभिभावक एकता मंच के हैं। सलील अग्रवाल साहब एकदम किनारे पर हैं और आप बाल भारती पेरेंट्स एसोसिएशन गाजियाबाद के हैं। बीच में के अरुणाचलम साहब हैं, ऑल नोएडा स्कूल्स पेरेंट्स एसोसिएशन। हाँ, उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मनोज जी, हम इस जन सुनवाई में, मेरा कार्यक्रम का नाम ही है आइए अपनी व्यथा बताइए, ठीक? तो ये बताइए कि फीस वृद्धि को हम, जैसे हमने बताया, हम एक अलग अलग कहानियों के जरिए हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जागरूक करें कि दरअसल होता क्या है।
फीस वृद्धि को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा रवि जी कि आपने इतना बढ़िया मतलब कार्यक्रम जो कि ज्वलंत है मुद्दा, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं। हमको अब गाली खाने की आदत हो गई, धन्यवाद मत करिए, मुझे बुरा लग जाता है। कोई बात नहीं है सर, अभिभावक होने के नाते तो मैं कह ही सकता हूँ। तो ये आपने मुद्दा उठाया है, मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। देखिए, जो आपने चीजें बताई बैकग्राउंड के अंदर, उसके अंदर साफ तौर पर झलक रहा है कि अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है कि वो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में वो पढ़ाएं। अच्छा, सबसे पहले मैं धन्यवाद किया जा रहा है। जी, मजबूर किया है, मैं उसका भी बताऊंगा मैं जो है क्यों मजबूर किया जा रहा है। वो उत्तर भी आपने अपने उसमें दिया था, जो बैकग्राउंड आपने दिया, पर बैकग्राउंड आपने इतना अच्छा दिया है कि जो प्राइवेट नहीं, वो पब्लिक स्कूल नहीं कहने चाहिए, वो प्राइवेट स्कूल कहना चाहिए। उसके लिए मैं बहुत किसी भी प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल कहने की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए थी। करेक्ट। वो वास्तव में एक्चुअली प्राइवेट स्कूल है, वो पब्लिक नहीं है, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉ पब्लिक का मतलब होता है जो पूरे समाज की कोई प्रॉपर्टी है, उसको पब्लिक कहा जाता है। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं कि क्यों मजबूर किया जा रहा है। देखिए, अगर हम पिछले 15-20 साल का अगर हम एक क्या कहते हैं एक वो देखें आंकड़ा, या अगर हम एक माहौल देखें, तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है जिसके तहत कि भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था को, यानी कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है ताकि आम आदमी वहां पर न देख पाए और मजबूर हो जाए प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये अगर षड्यंत्र है शर्मा जी, इस षड्यंत्र में जनता भी सहमति है उसकी भी। हाँ, ये यहाँ ना बताइए कि जनता बहुत भोली है, वो कार में चलती है, उसको मालूम नहीं कि सरकार सरकारी स्कूल और कॉलेज को खत्म करके प्राइवेट कर रहा है, उसको पता है, वो ये चाहती भी है, हो सकता है। करेक्ट। हाँ, तो उसको इतना मासूम और भोला ना बताएं। जी, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मतलब जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो जनता का ही रिप्रेजेंटेशन है, तो जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है। जी, तो इसमें क्योंकि आपने भी उसमें दिखाया था कि कहीं ना कहीं स्कूल जो है नेता के जुड़े हुए होते हैं, राजनीतिक दल के जुड़े हुए होते हैं। तो जो समस्या जो खड़ी होती है वो इसीलिए होती है कि जो राजनीतिक दल है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कहीं ना कहीं उसके जो है वहां पर क्या कहते हैं सूत्र जुड़े हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 10 मई 2016 का आप दैनिक भास्कर उठा करके देख लीजिए, उसमें साफ साफ कहा गया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा के 70% से ज्यादा विधायकों के या उनके रिश्तेदारों के स्कूल्स हैं वो, जिसके कारण कि न तो रूल 158 इंप्लीमेंट हो पा रहा है, न रूल 134 ए इंप्लीमेंट हो रहा है। सर, रूल 158 ए है जो कि नाजायज फी और फंड के बारे में शिकायत देने के लिए। रूल 158 के तहत में एक फी एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया गया था सन 2014 में कि अगर हरियाणा के किसी भी अभिभावक को किसी भी स्कूल के अपने जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है वहां पर शिकायत है, तो वो एक डिविजनल कमिश्नर की कमेटी के पास जाकर के वो शिकायत दे सकता है। आप देखिएगा डिविजनल कमिश्नर कमेटी का हाल, पूरे हरियाणा का आपको पिक्चर बता रहा हूं। 2014 में एक कमेटी बनी, 2014 में ही अभिभावकों ने शिकायत दी, 2015 में 24 जुलाई 2015 को जाकर के डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव ने इसके आदेश दिए कि स्कूलों के ऑडिट हों, यानी कि 1 साल के बाद। आज सर 12 अप्रैल 2017 आ चुका है, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी स्कूल का जिस तरीके से मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिस तरीके से ऑडिट होने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसमें मैं अभी ऐड करूंगा, भिवानी के अंदर, भिवानी में हमारी संस्था है, वहां पर 21 स्कूलों के ऑडिट किए आनन फानन में। उसमें एक एक स्कूल से कम 4-4, 5-5 करोड़ रुपया क्या कहते हैं वो मिला है एक्सेस के अंदर, और वो भी अनवेरिफाइड मत किया। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने कहा कि नाम ना लें किसी का, और उसका आरोप ना लगाएं। सर, मैं कहानी बताइए कि क्या हो रहा है, बस उसमें सारे दलों के नेताओं के स्कूल है, कहानी बताइए, मुझे उसकी चिंता नहीं, अभी लोगों को बताइए। यही चर्चा बनी हुई है। ठीक, कि हमने, क्योंकि जो एक थोड़ा सा जो एक हमें वहां पर एक जानकारी मिली कि भिवानी पूरे हरियाणा में क्या हुआ, फिर भिवानी में ऑडिट हुआ। हाँ जी, ऑडिट हुआ, उसमें 21 स्कूलों के ऑडिट हुए, जिसमें कि 4-4 करोड़ रुपया 1 साल का नाजायज पाया गया। उस पर भी प्रशासन ने आंखें मूंद ली, क्योंकि दबाव आया प्रशासन के ऊपर। ये एडमिनिस्ट्रेशन के ही एक विंग ने जब ऑडिट किया तो पाया कि 4-4 करोड़ रुपया, हाँ जी, एक स्कूल के पास है, नाजायज है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर, अरुणाचलम साहब, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि
जैसे एक सवाल है, जब आप लोग आंदोलन करते हैं तो लोग कहते हैं कि इनसे कहिए कि सरकारी स्कूल में जाएं, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, नहीं फीस देंगे तो। अगर आप प्राइवेट स्कूल में आए हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी। हम थोड़ा आजकल जो टीवी का दर्शक हैं, जो हम लोग भी सोचते हैं कि सारे लोग एक ही जैसे हैं, सबके पास यही वाला कोट है ना। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिक्कत आती है, जो कमाई का स्तर है और फीस बढ़ने का स्तर है, ये थोड़ा तस्वीर ये भी जरा लोगों के सामने पेश कीजिए। जैसे 4 साल पहले 500 रुपया फीस था, अभी कितना हो रहा है? आप अगर 50,000 रुपया कमा रहे हैं तो कितना आजकल देने लगे, ऐसे में भी जानना। देखिए रवीश जी, पहली बात जो आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल का, कोई भी पेरेंट अगर उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, बट सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, नोएडा की बात करूंगा। 5वीं का बच्चा तीसरा का नहीं पढ़ सकता, तो अभी जरा संभल के, भावुक भी नहीं होना। नोएडा में जो है, जो खराब है सो खराब है, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। नोएडा में जो है लगभग आबादी 5 लाख से ऊपर की आबादी है, लगभग अप्रोक्सीमेट। उसमें करीब मुश्किल से 3 या 4 सरकारी स्कूल हैं जिसकी हालत इतनी खस्ता है, एक कक्षा में 70 बच्चे बैठा रखे हैं। ये आपने सही जवाब दिया। और स्कूलों की स्कूल सिर्फ उनको इस्तेमाल साल में या 5 साल में एक बार अच्छे काम के लिए होता है, जो ये लोग करते हैं इलेक्शन के वोटिंग के बूथ बनाते हैं उसको, जिसमें आप वोट देते समय आप शिक्षा के मुद्दे पे ही ध्यान नहीं देते। तो ये भी विडम्बना है ना, उसी स्कूल में वोट डालते हैं और स्कूल आपकी प्रायोरिटी में नहीं होता। ये कहते हैं कि देखिए, ये कहते हैं कागजों में तो कह देते हैं हमने पीजीटी टीजीटी टीचर्स क्वालिफाइड रखे हुए हैं, लेकिन आप उन टीचरों की क्वालिटी देखिए तो बिल्कुल ही कहना नहीं, सरकारी बिल्कुल हालत खराब है। और दूसरी बात जो है, स्कूलों की मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है कोई। और हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था 2 साल पहले कि जो भी सरकारी मुलाजिम है उनका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य है। मुझे लगता है अभी योगी जी जोश में लागू भी कर देंगे, अच्छा ही है, अनिवार्य है। इसको भारते रहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर देखोगे कोई भी सरकारी मुलाजिम का, चाहे वो IAS हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो चपरासी हो, चपरासी तो मजबूरी में पढ़ा रहा है, लेकिन कोई भी बच्चा जो है सरकारी उसमें नहीं पढ़ रहा। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। अब जरा फीस का बताइए कि क्या फीस है, कमाई के अनुपात में फीस किस तरह से बढ़ रही है, जिसका आप लोग। देखिए, हर एक स्कूल जो है अपने परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, एक उन्होंने अच्छा वास्ता लिया। ये पहले यही आंदोलन चला था 2009 में जब 6वां वेतन आयोग आया था, अभी भी ये 7वां वेतन आयोग आया है। एक 7वें वेतन आयोग के वास्ता लेके इन्होंने मनमानी कर दी है सारे स्कूलों ने। क्या किया, जैसे कितना परसेंट बढ़ाया? देखिए, एक कहानी बताइए ना, तो मेरे पास कहानियां मैं बताऊंगा। 43% से लेके 67% तक स्कूलों ने बढ़ाया फीस मिनिमम। और नर्सरी से लेके इन्होंने अलग अलग वाजिब हेड डाल दिए, नए हेड, जो प्रिस्क्राइब हेड है गवर्नमेंट के, उस पर कोई फीस लिया नहीं, नए हेड डाल दिए। जैसे एजुकेशन टूर, नर्सरी का बच्चा या पहली कक्षा या दूसरी कक्षा के बच्चे के लिए ये मनमानी रकम लिया जाता है। नर्सरी कितना पैसा, जितना लोगों ने बताया, 8,000 रुपए, 8,000 रुपया साल का, क्वार्टरली लिया जाता है एजुकेशन टूर के माध्यम से। जब मैंने पूछा किसी से तो पेरेंट ने पूछा, पेरेंट को ये कहा जाता है कि पेरेंट ने पूछा क्या नर्सरी का बच्चा है, मैं दिल्ली से बाहर भेजूंगा उसको या भेजूंगी उसको, 8,000 रुपये आप ले रहे हो? कह रहे नहीं, वो तो आप लोग जो है पॉसेसिव हो गए हो, वो हो गए, बच्चा जा सकता है दिल्ली से बाहर। तो 8,000। और दूसरी बात, एक स्कूल और है जो AC चार्जेस के नाम पे 10,000 रुपए ले रहा है हर क्वार्टर पे। अभी जो पहला क्वार्टर है सर, इसका पता लगेगा आगे क्वार्टर में लेता नहीं लेता है। उनसे पूछा गया, हमने कहा साल में मुश्किल से 4 महीने AC चलता है, मई आ गए, मई जून में स्कूल की छुट्टी है, 4 महीने AC चलता है, लेकिन लग्जरी के नाम पे लिया जा रहा है। और AC का पावर बैकअप पे भी डाला नहीं है उन्होंने स्कूल को, लेकिन फिर भी लिया जा रहा है। उनके आप देखेंगे जो जितने भी फीस लिए जा रहे हैं सब लग्जरी के नाम पे लिए जा रहे हैं, कोई एजुकेशन के नाम पे नहीं लिया जा रहा है। आप कुछ कह रहे थे? सर, मैं ये कह रहा था, यही सब कहानी बताइए। जी बिल्कुल यही बता रहा हूँ। मैं आपको हरियाणा की तस्वीर बता सकता हूं। इतने फर्जी मद बना रखे हैं, जैसे ICT इनेबलमेंट चार्जेस। ये क्या होता है? पता नहीं सर, इसकी आज तक डेफिनेशन हमें नहीं पता। ICT इनेबलमेंट चार्जेस क्या होता है? नहीं, आप ICT का नहीं बोल रहा मैं कुछ। अच्छा, दूसरा एक कंप्यूटर फीस। जब ट्यूशन फीस में पहले से कवर हो रही है ट्यूशन, तो फिर कंप्यूटर फीस अलग से क्यों ली जा रही है? क्योंकि कंप्यूटर अच्छा, वो कितनी होती है फिर भी जानना चाहता हूं। सर, वो तकरीबन होती है 4300 रुपया महीना। अच्छा, ये तो मैं कम से कम बता रहा हूं। कंप्यूटर फीस जी हाँ। उसके बाद आपके एनुअल चार्जेस। ये एनुअल चार्जेस तो एक ऐसी चीज, एनुअल चार्जेस यानी कि वार्षिक शुल्क जिसको बोलते हैं। कंप्यूटर फीस 4300 ज्यादा नहीं बता रहे आप? ठीक बता रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। अच्छा, ठीक है। हाँ,
और उसके अलावा वार्षिक शुल्क जो कि एक बार लिया जाता है वो वेरी करता है आपका 15,000 से लेकर के 25,000 तक। अच्छा, ये हर साल एडमिशन के समय लिया जाता है? नहीं, हाँ, जैसे ही बच्चा प्रमोट होता है नेक्स्ट क्लास हर स्कूल में हर साल 15 से 25,000 दिया जाता है। ठीक, तो एनुअल चार्जेस, तो कहने का मतलब ये है कि एनुअल चार्जेस तो बाय डिफॉल्ट सबको लेना ही लेना है सारे स्कूल वालों को। लेकिन उसके अलावा अगर किसी की वो उसमें आ जाए मंशा में कि जी हमें थोड़ा सा कृपा दिखानी है अभिभावकों पे, तो वो शायद हो सकता है कि कंप्यूटर फीस ना उसमें इंक्लूड कर रहा हो। लेकिन 70% से ज्यादा स्कूल कंप्यूटर फीस, आईसीटी एनेबलमेंट चार्जेस और आपके जो है यहां तक कि स्कूल मैनेजमेंट आजकल जो है वो इंश्योरेंस एजेंट भी बन गई है। फरीदाबाद में एक स्कूल है जिसके कि जो कि स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, वो जो है वो इंश्योरेंस एजेंट बने हुए हैं कि हर बच्चे को मजबूर करते हैं कि तू मेरे यहां से इंश्योरेंस ले, मतलब मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं मैं तुम्हारी जो है। जब आप समझ रहे हैं कि और इंश्योरेंस का कितना पैसा दे रहा है सर? इंश्योरेंस का तकरीबन उसकी किस्त होती है 700 रुपया महीना से, 700 रुपया इंश्योरेंस की जो किस्त होती है वो 700 रुपया होती है। अच्छा, स्कूल वाले फिर गैस का सिलेंडर भी बेचें, फोन भी बेचें, है ना? ये सबका भी लेना चाहिए। इस विषय में मैं एक चीज और कहूंगा, आप बहुत देर से ये नहीं बोले, आप जरा सा थोड़ा सा ये बताइए कि क्या है। देखिए, एक सज्जन ने भुवनेश्वर से लिखा है मुझे कि उनका बच्चा एलकेजी में पढ़ता है जिसके लिए 75,000 रुपया सालाना देते हैं, और स्कूल ने कहा है कि अगले 4 सालों के लिए आपको यही अमाउंट भरना पड़ेगा, 75,000। ठीक, उसके बाद स्कूल फैसला करेगा कि कितनी फीस बढ़ेगी। और एक बुलंदशहर के एक सज्जन ने लिखा है कि पिछले साल वो 5720 रुपया प्रति महीना फीस दे रहे थे बुलंदशहर में, सोचिए। इस साल वो 6,330 रुपया दे रहे हैं। और किन कारणों से फीस बढ़ाई गई नहीं बताया गया। किताब के लिए कोई ठेका 6 लाख में दे दिया गया है, और अध्यापकों का भी शोषण हो रहा है। 25,000 रुपया 30,000 रुपया सैलरी दिखाई जाती है, रिकॉर्ड में मिलता 6-8 हजार है। ये जन सुनवाई में लोगों ने हमें भेजा। अब बताइए, आप कहानी बताइए सर। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये कि आज की डेट में हेड्स की कोई भी रह नहीं गई है लिमिट। ये ढूंढा जाता है कि किस हेड में पैसे लिए जाएं। वही हेड सरकार तय करती है, मतलब स्कूल कंप्यूटर पंखा, तो या स्कूल अपने तरफ से भी जोड़ता है? स्कूल अपने तरफ से ही कर रहा है, सरकार कोई हेड नहीं तय करती। सरकार ने सिर्फ एक ही हेड तय कर रखा है कि आपको ट्यूशन फीस लेनी है, और कुछ 2-3 स्पेसिफिक हेड्स हैं, उसके अंदर फीस ले सकते हैं आप। ठीक, इसके अलावा आप कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं ले सकते। नए-नए हेड्स क्या हैं? जैसे ये नए हेड्स में जैसे आपने अभी बताया, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लास चार्जेस। अच्छा, दूसरा मील का भी एक हेड बना दिया गया है जो छोटे बच्चों के लिए आपके, और उनसे 1,500 रुपए, जो बच्चा एक रोटी नहीं पूरी खा सकता उनसे 1,500 रुपए महीना। तो आप टिफिन नहीं देते हैं बच्चे? टिफिन आपको नहीं लाना बच्चे का। टिफिन बच्चों की माँ जो है ना, वो तो पौष्टिक आहार नहीं दे पाती, तो स्कूल वाले स्पेशल चक्की का आटा लेकर के खिलाते हैं बच्चों को। मिड डे मील फ्री दे रही है स्कूलों में, और वो उसकी क्वालिटी यहाँ 1600। ये 1,500 रुपया। स्मार्ट क्लास का कितना है? स्मार्ट क्लास का भी 300-400 जो भी मन में आता है उसके हिसाब से क्वार्टरली जो भी। और बताइए। अच्छा, दूसरा क्या है, एक सबसे बढ़िया अच्छा तरीका कुछ स्कूलों ने निकाल लिया कि एक हेड बना दिया स्कूल फी, और उसके अंदर जो चाहे पूरा का पूरा ठोक दिया। आप बाइफरकेशन के लिए लिखते रहिए, मांगते रहिए, नहीं देंगे आपको, बिल्कुल नहीं देंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो आपको ट्यूशन फीस का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आपको एनुअल चार्जेस का क्या बाइफरकेशन है कुछ नहीं बताया जाएगा। मैं सबसे पहली चीज तो यह बात भी करना चाहता हूं कि हमारी प्रायोरिटीज में क्या बेसिक एजुकेशन है ही नहीं। मोदी सरकार ये कहती है कि जो है जी हमें स्किल डेवलपमेंट करता है। जब बेसिक एजुकेशन ही नहीं होगी किसी के पास, जब वहीं से प्रॉपर नहीं को ग्रो अप कर पाएगा, तो स्किल डेवलपमेंट कहां से आप वोट देते समय इन सब प्रश्नों पे ध्यान देते हैं? नहीं, इन सब प्रश्नों पे तो ध्यान देते हैं, बकरी पे देते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि नेता तो आते ही नहीं। गाय बकरी पे वोट देते हैं कि इन सब प्रश्नों पे? सर, हम तो नोटा पे भी लगाते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं कि एक महिला ने लिखा है फरीदाबाद से कि उनके पति 50,000 रुपया महीना कमाते हैं। ठीक, लेकिन अब स्कूल की फीस 8,000 रुपये प्रति माह हो गई है। तो 2011 में वो एक साल में 41,600 रुपये फीस दे रही थी, अब वो 2017 में 82,900 दे रही हैं। बिल्कुल। तो 2011 से 2017 के बीच में उनके पति की तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, लेकिन जो स्कूल का फीस है वो सालाना डबल हो गया है। तो मतलब मैं समझ सकता हूं कि उनपे क्या दबाव पड़ता होगा कि अगर 40,000 रुपया
ज्यादा हो जाए, तो ये आसान नहीं है कि इस एक दबाव बच्चे का ना सर, 2 बच्चे तो हैं ही हैं। हाँ, जिसके 2 बच्चे हैं तो मैं पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा, हेड के बारे में जो बात हो रही थी। हाँ, निकालिए सर। हाँ सब आप देखिए, एक किसी स्कूल में चौथी क्लास के लिए हेड लिखा जाता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फीस। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फीस, इंटीग्रेशन फीस, और 1800 रुपए लिया जाता क्या है ये सब? ये एक तो हम लोग एक फोन तो इन्वेंट कर नहीं पाए, और ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किस चीज का है? और उसके बाद एक और है सर, कि इसके अलावा पूरे साल में रुकिए, ये स्मार्ट क्लास है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या है? उसके बाद कहते हैं मैगजीन एंड न्यूज लेटर चार्जेस। मैगजीन, और कौन सा मैगजीन आता है? पूछा जाए तो वही स्कूल वाले बताएंगे। स्कूल कहते हैं हम लोग तो बहुत खराब पत्रकारिता कर रहे हैं, उसकी वो वाला मैगजीन क्या उसके लिए दे रहे हैं आप? मैगजीन और न्यूज लेटर चार्जेस। अगर कोई पत्रिका है तो आप प्लीज मना करवाइए, वो किसी लायक नहीं रह गया आजकल की पत्रिकाएं और टीवी। 2011 में एक एक्ट आया था जो नहीं, ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फीस कितनी की है, क्या है ये है क्वार्टरली 1800 रुपए ले रहे हैं किसी स्कूल में। ये बच्चा कहाँ इंटीग्रेट हो गया टेक्नोलॉजी से? 1800 रुपए देके किस चीज में इंटीग्रेट? चौथे क्लास का बच्चा इंटीग्रेट होगा। सर, इस देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अब इसमें शिक्षा मंत्री को, चाहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो चाहे राज्यों के शिक्षा मंत्री हो, अभी योगी जी सक्रिय हैं, आप उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दीजिए। हो सकता है वो कर भी दे एक आध बार में जोश में आके। जो है बारे में अब जैसे अभी आपने बताया, एक आपने ईमेल पढ़ा कि किसी का तनख्वाह 50,000 रुपए। मैं एक आपके जहन में एक चीज लाना चाहूंगा प्लीज। एक नोएडा में ऐसे ही किस्सा हुआ था। एक स्कूल में एक अभिभावक पेरेंट गया होगा स्कूल में, वहां पे वो पेरेंट वहां खड़ा था, हम लोग भी वहां खड़े हुए थे एसोसिएशन की तरफ से। वो पेरेंट बाहर आके 2 मिनट के बाद उसको मतलब उसका फेस जो है बिल्कुल रोना जैसा हो गया, उदास निकाल दिया। नहीं, पूछा था हमने, पूछा क्या बात होगी, तो आया कहता है जी मेरी तनख्वाह कुल जो है 40,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, मेरी वाइफ की तनख्वाह 13-14 हजार रुपए है, हम 55-60 हजार रुपए 55 हजार में घर का किराया निकाल के हम स्कूल चलाते हैं, और स्कूल वालों ने, मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 2 बच्चों की फीस सिर्फ 70,000 की दे दी। कह रहे मेरे कुल आय महीने की आय जो है 43,000 रुपए है, मैं 70,000 रुपए कहां से दूंगा, किसी उधार लेके दूंगा? मैं जाके प्रिंसिपल से ये दरखास्त करने गया था कि मेरे को किस्तों में कर दो। तो प्रिंसिपल का सीधा मुंह जवाब आया कि ये कोई बाजी तरकारी दुकान नहीं है जो हम किस्तों में कर देंगे। आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ दिलचस्प बात ले आते हैं, आप संकोच में ना रहिए, आप बताइए। दिलचस्प बात नहीं, जन सुनवाई, उसके बाद में अलग अलग पेरेंट्स को ले आऊंगा। अभी तो आप लोग एसोसिएशन वाले हैं। मैं जिस तरीके से जुड़ा हुआ हूं, मेरे पास पेरेंट्स के फोन वगैरह आते हैं, क्योंकि डायरेक्टली पेरेंट्स आगे नहीं आना चाहते डर की वजह से, क्योंकि निकाल देते हैं, सबसे बड़ा निकाल देते हैं। आपको शायद पता भी होगा, पिछले साल एक बच्ची को मिड सेशन के अंदर निकाल दिया गया था, और वो पेरेंट, वो माँ बाप जगह जगह भटकते रहे, रोते रहे, लेकिन अल्टीमेटली जाकर के उन्हें कहीं से रिलीफ मिल पाया। सीबीएसई चेयरमैन के पास जब जाकर के मिले, उन्होंने किसी तरीके से उसका एडमिशन। अभी आप लेकिन इस बीच में आज जब पेरेंट्स के फोन आते हैं, तो वो यहां तक की बात आती है। एक पेरेंट का अभी मेरे पास 2 दिन पहले फोन आया कि सर कुछ कीजिए फीस के मुद्दे पे, हमारे पास इतनी फीस नहीं है सर कि हम जो है वो एक बच्चे की फीस भर पाए। घर वाले प्रेशर बना रहे हैं, एक बच्चा है, दूसरा बच्चा भी होना चाहिए, एक की भर नहीं पा रहे हैं, दूसरे की कहां से लाएं। हालत ये हो गई है। आप गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर देखें, नीचे बैठने की जगह नहीं है। मैं जाता हूं गवर्नमेंट स्कूल्स में, जहां पर जो हमारे एरिया में हैं, तो जो पेरेंट्स जो कहते हैं कि हम पैसा नहीं, फीस, उनको फीस वृद्धि से समस्या है, या वो सचमुच अब देने की स्थिति में नहीं है? सर, सचमुच अब देने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। स्थिति ये है कि अगर 50,000 रुपए कमा रहा है एक व्यक्ति, तो 2 बच्चों के ऊपर अगर देखे तो लगभग 20,000 रुपए महीने का खर्चा। जैसे मैंने बताया, सर मैं ऐसे कह रहा हूं जैसे मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मैं बताऊं सर, तो हम जहां पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, वहां इस तरह से नहीं है। थ्रेशोल्ड पिछले 2011 से अगर मैं देखूं, जब से मैंने इस मुद्दे को देखा था, तो अब थ्रेशोल्ड इतना आ चुका है कि नाउ इट हैज रीच्ड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स टू पे दैट अमाउंट। हिंदी में बोलिए सर, अंग्रेजी तो इस देश में बोल के तो माफी कवाड़ा कर दिया। जी, मैं माफी चाहूंगा कि जो मापदंड है फीस वृद्धि का, वो इतना आ चुका है कि वो अभिभावकों की पे करने की क्षमता से भी ऊपर जा रहा है, और उनकी कमर वाकई में टूट रही है कि हम पढ़ाएं या क्या करें। यही बात है कि जैसे ये धारणा बनी कि आप, तो इसमें एक पेरेंट्स ने मुझे लिखा है कि जब उन्होंने अपने बच्चे को केजी में डाला, तो 5 साल में उसकी फीस 100% बढ़ गई। जब डाला तो अपनी औकात के हिसाब से ही डाला था कि मैं 7,000 रुपया फीस दूंगी, लेकिन वो जब फीस 13,000 हो जाए तो वो कैसे देगा, है ना जी। तो ये एक बात है। तो हम जन सुनवाई चल रही है, इसमें यही है कि हमने स्कूल का कोई पक्ष नहीं लिया है, क्योंकि वो आते हैं, वो कहते हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक।
तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने लोग फर्जी तरीके से देश भर में निकल के प्रदर्शन कर रहे हो। तो हम इनकी समस्याएं सुन रहे हैं कि बता रहे हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन चार्ज क्या होता है, सुना था आपने? हाँ, चौथे क्लास के बच्चे के लिए नहीं सुना था। तो इस तरह की चीजें हैं, इन पे ये दबाव डाली जा रही है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, ये यूनिफॉर्म और किताब का बड़ा मामला आता है, तो उस पर इन लोगों से सुनेंगे। और आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर 3 तलाक जैसे मुद्दों को छोड़ के, अभी तो मुझे लगता है कि फीस और तिगुनी बढ़ जाए तब भी लोग टीवी पे 3 तलाक ही देखेंगे, क्योंकि देश में यही समस्या है। तो खैर ठीक है, वो आप 3 तलाक निपटाते रहिए, ब्रेक लेते हैं। हम जब ब्रेक में थे तो यहाँ जितने भी हमारे टेक्निकल स्टाफ, सहयोगी कैमरे के पीछे थे, वो सब भी अंदर आ गए, यहाँ पे खड़े होके बोलने लगे कि यहाँ ऐसे होता है, वहाँ वैसे होता है। अभी लखनऊ से हमारे एक मित्र ने बताया कि एक ऐसा स्कूल है काफ़ी बड़ा जो पत्रकारों को 40% डिस्काउंट देता है ताकि स्कूलों के खिलाफ ना लिखे। ये भी है, सीक्रेट है। मतलब पत्रकार जब सीधे सरकार का भोंपू बजा सकते हैं तो स्कूल से डिस्काउंट क्यों नहीं ले सकते? आपको तो पता ही है। तो फिर ये बताइए, स्कूल वालों का क्या मामला है पूरा? हाँ शर्मा जी, ये जो किताब बिक्री का है, ये कई लोग शिकायत करते हैं, किताब वाले सेक्शन पे मैं जरा चर्चा करना चाहता हूँ, क्या है ये मामला? जी देखिए, स्कूलों में कई तरह का गैर कानूनी काम चल रहा है। जिस तरीके, जैसे कि स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर ही, स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही ये लोग किताब, कॉपियां, वर्दी बेचते हैं। अच्छा, अब उनका आप जो है वो देखिएगा मोनोपोली कैसे होती है कि एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की किताब जो है तकरीबन वो कॉस्ट करती है 5200 रुपया। किताब की बात बता रहा हूं। और स्टेशनरी अगर वो ले ले तो तकरीबन उसकी कॉस्ट बैठ जाती है 7400 रुपया, जिसमें कि किताबें लगाई जाती हैं 340 रुपए से लेकर के 700 रुपए तक की। चलिए वो भी मान लिया, लेकिन जब इतनी किताब कॉपियां जब इतने बल्क में खरीदी जा रही हैं तो अभिभावकों को भी डिस्काउंट क्यों नहीं दिया जाता है? वो भी नहीं दिया जाता। ये हो सकता है कि जो आपके 2 बच्चे हैं, जी, एक बच्चा जब दूसरे क्लास में गया तो उसकी वाली किताब आपने ले ली? ना सर, वो बताऊं, उसका भी इन्होंने बड़ा अच्छा प्रबंध किया हुआ है। ये क्या करते हैं कि हर साल पब्लिशरों को चेंज कर देते हैं। जैसे कि मेरी एक बच्ची अभी 6ठी क्लास से 7वीं क्लास में आई, तो वो एक कॉर्डोवा पब्लिशर की मैथमेटिक्स पढ़ रही थी। लेकिन अब पता चला कि मैं किसी अपने जानने वाले से 7वीं क्लास की कॉर्डोवा लेना चाह रहा था कि वही सिलेबस होगा आगे वाला जो है। अब पता चला उन्होंने वो आर्या बुक डिपो लगा दी। यानी कि अब जो 6ठी क्लास के जो बच्चे हैं वो अब किसी और पब्लिशर की किताबें पढ़ेंगे। और उसके अंदर सीधा बात है कि ये जितने भी तरीके हैं, तो अगर आप लोग सब आंदोलन करें कि भारत के सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी तो चलेगा? हाँ सर, बिल्कुल चलेगा। और ठीक है, आप इसी की आवाज, नारा बुलंद करना, आप बताएं। देखिए, स्कूल में जैसे अभी आप किताब और वर्दी की चर्चा हो रही है। हाँ, स्कूल वालों के अंदर मोनोपोली तो है ही है। शॉप के अंदर आप वही वर्दी बाहर जाके देंगे, उसमें 50 से 60% कॉस्ट वेरिएशन है तो है ही है। आप दूसरी चीज देखेंगे, उसमें आप वर्दी किसी बच्चे का शॉर्ट्स पे जाइए, शॉर्ट्स पे देखेंगे, स्कूल से खरीदा हुआ शॉर्ट्स पे पीछे जो होता है वो खोलने का वो नहीं होता, मतलब नेक्स्ट ईयर पहनने के लिए जो साइज वो अच्छा, अगर बच्चा मोटा हो गया तो नहीं खोल सकता, मार्जिन नहीं होता है, मार्जिन नहीं होता है। वही ताकि वो फोर्स करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है वहीं से खरीदा जाए। हे प्रभु। और वही शॉर्ट आप बाहर से लेंगे, उसमें मार्जिन होता है। और हर साल लोगो चेंज कर देते हैं शर्ट का, जानबूझ के लोगो चेंज करते हैं कि जाके वो लोग फोर्सफुली वहीं से लिया जाए। हम लोग तो अपने स्कूल में जो फुल पैंट होता था तो थोड़ा सा अगर मोटे हो गए तो उसको मोहरी खुलवा लिए, लंबे हो गए तो वो वाला सिस्टम नहीं है। नहीं, वो नहीं। ये आइडिया तो बड़ा शानदार है, इसी आदमी को मंत्री बनाना चाहिए और नोचेगा। अच्छा, एडिडास के जूते तो बिल्कुल मतलब लाजमी कर अभी तो किताब, अभी तो पैंट पे है सर, अभी तो कमर ढीली करा रहे हैं, जूते पे मत आइए। हाँ, सीबीएसई की एफिलिएशन गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि कमर्शियलाइजेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है। सारे स्कूलों में तो इसलिए लिखा होता है कि कमर्शियलाइजेशन अलाउ है। यस अभी तो अब ये अलाउड हो चुका है एक तरीके से। ठीक, सब कुछ पता है लेकिन सब आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। तो अब सीबीएसई कहां लड़के का पैंट निकाल के देखेगी कि इसमें मार्जिन है कि नहीं है? मार्जिन की बात नहीं, सवाल इस बात का है कि सीबीएसई को तो छोड़िए, उसके पास कितना आदमी है सर स्कूल में कैसे खुली हुई है दुकान? हम लोग जब कंप्लेंट करते हैं, मेल डालते हैं तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? ये तो लगता है जोगी जी बंद कर देंगे। दूसरी बात, हाँ, स्कूल में अगर जो है दुकान चल रही है, बुक्स चल रही हैं, तो आप शायद हैरान इस बात से भी होंगे। स्कूल में दुकान रहना या नहीं रहना आपकी समस्या का समाधान नहीं। एक और बात बता रहा हूं, वो अगर दुकान बाहर भी रहे तो भी स्कूल वाला कहेगा कि यही पब्लिशर से लेना तो आपको लेना ही पड़ेगा। पब्लिशर से लेना है। आपके मजे की बात यह है कि वही पब्लिशर की वही बुक
हाँ। आपको बाहर जो है कुछ और रेट में मिल रही है और स्कूल में किसी और ये भी होता है, ये भी होता है। और ये सब आप लोग जागरूक होते हुए भी आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ सर, उसका नहीं, उसका मजबूरी है ना, क्या करेंगे? रवीश जी, ये एक आर्थिक आतंकवाद चल रहा है जिसे कह रहे हैं फाइनेंशियल टेररिज्म। अगर सर ये सब बोलेंगे तो मैं 3 तलाक पे चर्चा करने लगूंगा। अगर रवि जी एक चीज आर्थिक आतंकवाद टाइप से मत बोले, नहीं तो मैं 3 तलाक शुरू कर दूंगा, 3 मौलाना और चालू हो जाऊंगा मैं यहाँ। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, स्कूल में जो दुकानें खुली हुई हैं, पहली बात किताबों की, वो तो डबल द कॉस्ट तो है ही है। अगर आप जैसे इन्होंने बोला शर्मा जी ने, बल्क में लेते हैं तो डिस्काउंट मिलना चाहिए, डिस्काउंट वो भी नहीं देते हैं, वो भी नहीं मिलता। उसके बाद वो कहते हैं अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास पिछले साल की कॉपी बची हुई है, 4 कॉपियां 5 कॉपियां बची हुई है, हमें कम दे दो, नहीं कह रहे पूरा सेट आपको लेना पड़ेगा। अरे तो हम अपने मोहल्ले के भैया जी से उनकी किताब ले आते थे, वो सिस्टम अब नहीं है। दूसरी बात उनकी नोटबुक दूसरी बात हो गई है। देखिए मैं तो उस स्कूल को जानता हूं जहां पे बच्चे से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पुरानी किताब रख दे, स्कूल के गेट के सामने रखा होता है, हम लोग वही करते थे। और उसमें से आप चाहे तो आप ले सकते हैं, चाहे तो आप खरीद भी सकते हैं। मैंने ऐसा कोई तलवार लेके पीछे नहीं पड़ा रहता, तो मैं उस स्कूल को जानता हूं। हम लोग पढ़ते थे, जब हमारे टाइम पे होता था, हम पढ़ते थे, हमारे पास नेक्स्ट जो भाई बहन है उनको दे देते थे बुक्स। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। अगर आप जाके स्कूल में ये बोलोगे, पहली बात तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि अगर आप भाई का बुक पढ़ोगे, इन्होंने जैसे बोला पब्लिशर चेंज तो कर दिया। अगर एनसीईआरटी के में भी जाते हो, एनसीईआरटी के बुक्स में भी वो करते हैं। वो अगर हम बोलते हैं किसी एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया, ऐसा किया गया है, छोटी क्लासेस के अंदर नोटबुक कम टेक्स्ट बुक चलाई गई है, जिससे कि आप नेक्स्ट ईयर यूज ही नहीं कर सकते उसको। नहीं, इसमें ये लोग उन्होंने ये भी दिमाग लगाया। नहीं रवि जी, एक और चीज आप उसी में जब फिल करेंगे, जब आप उसी में फिल करेंगे तो उसको यूज कैसे करेंगे? आप रवि जी किसी स्कूल की नोटबुक लेके देख लीजिए, आप लोग वोट देने 20 पेजेस की बुक 200 रुपीज 300 नहीं रवि जी, आप किसी स्कूल की नोटबुक देख लीजिए, आप मार्केट वाली नोटबुक देख लीजिए, क्वालिटी जो पेपर की है बहुत बदतर क्वालिटी की स्कूल वाले देते हैं। आप चाहते हैं कि वो जो किताब वाला जो सेगमेंट है ना, कल 2-4 किताब लेके आइए आप लोग प्राइम टाइम में, और किताब ले आके जरा सा दिखाइए, मैनुअल अलग अलग स्कूलों से जमा करें। ठीक, स्कूल में समय जा रहा है हमारा। हाँ, स्कूल में जो कॉपी के ऊपर जिल्द चढ़ाते हैं, पॉलिथीन की जो चढ़ाते हैं, वो स्कूल के शॉप से लोगे तो वो 8 रुपए का बेचता है। बहुत अच्छा। वही मार्केट में जाओगे उससे बेहतर क्वालिटी 3 रुपए की मिलती है। लेकिन स्कूल में बोला जाता है यहीं से लो, और स्कूल की दुकान वालों को पूछा जाता है क्यों, तो ये है आर्थिक आजादी। लेकिन शर्मा जी आपने सही बोला एक तरफ से। इसमें एक चीज बोलते हैं स्कूल वाले, उनको बोला जाता है स्कूल वालों को, हमारे पास समय नहीं है, हमारी किताब वाला दुकान वाला कहता है हम 2 लाख रुपए स्कूल को देते हैं। तो ये एक तरह से स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के, इसीलिए देखिए पब्लिक के खिलाफ हो गई है। किसान नीचे सड़क पर भात और दाल रख के खा रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कैसे पड़ेगा जब लोगों को आपस में एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ रहा है? स्टूडेंट पिट रहे हैं पंजाब में तो भी फर्क नहीं पड़ता है। ये हालत है आपके समाज में कि स्कूलों ने पैंट की मोहरी तक पे भी कंट्रोल कर लिया है। आप अभी आधार को ही लेकर टेंशन में पड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की चर्चा करेंगे। देशद्रोह ना हो गया, 10 रुपए की हवा मिठाई हो गई है। कुछ ना सूझे तो देशद्रोह का आरोप लगा दो। फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करने पर देशद्रोह के आरोप लग सकते हैं, तो एक दिन कई गुना फीस बढ़ाने के बाद सरकार कहेगी कि मान लो, वरना देशद्रोह के आरोप लगा देंगे। और यही देशभक्ति है, लाखों प्रतिशत फीस बढ़ी हुई फीस को स्वीकार करना। मंगलवार को चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के 66 छात्रों के खिलाफ ऐसी मनमानी कार्रवाई करते हुए देशद्रोह का आरोप लगा दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के ये छात्र मंगलवार को अपने कई सैकड़ों साथियों के साथ अलग अलग कोर्स की फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये छात्र वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर जमा हो गए और वीसी के बाहर बुलाने की मांग की इन्होंने। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने छात्रों को भगाने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। बड़ा जोर जोर से मारा भी, लाठियों का भी इस्तेमाल हुआ। जवाब में छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, जवाब में लाठीचार्ज भी, और आंसू गैस के गोले छोड़े गए माने। और कई तरह के छात्र संगठन इस प्रदर्शन में शामिल थे। छात्र तितर बितर तो हुए, लेकिन पुलिस ने कुछ छात्रों को पकड़ लिया। कई की पिटाई हुई। करीब 40 छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में गुरुद्वारे में शरण ली और वकीलों को फोन करके बुलाया। उनकी ही मौजूदगी में पुलिस के सामने सरेंडर किया। 66 छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया। हफिंगटन पोस्ट अखबार ने लिखा है कि यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पहले पुलिस को बताया कि छात्रों ने देश के
खिलाफ नारे लगा दिए हैं। बाद में इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि देश से उनका मतलब, देश सुनते ही मैं कांपने लगता हूं, लगता है 440 वोल्ट का करंट लग गया है। मानव संसाधन मंत्रालय है, देश से मतलब, और यूजीसी है, यूजीसी से। तो क्या यूजीसी, मानव संसाधन मंत्रालय या यूनिवर्सिटी का विरोध देश का विरोध माना जा सकता है? अच्छा हुआ कि समय रहते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा है कि देशद्रोह के आरोप हटा लिए जाएं, और खबर है कि हट भी गया है। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि यह आरोप वापस लिया जाना चाहिए। They've been slapped with sedition charges. They've been booked under sedition for protesting. Sedition, yes. Sedition charges. They've been booked under Oh, sedition. that was the lathi charge in Chandigarh. Yes, yes, That's yes. the government of Chandigarh, UT government. UT Right. government. I know it's not your government and not your police, but No, but even so, they are our children. Right. They are from Punjab. so you are. I'm not in. You're not in Sedition, favor of it. I mean, it's a stupid way to do it. Sedition charge for what? For protesting against the fee Fee hikes, yes. I mean, that's stupidity. एक कैलेंडर बनना चाहिए कि सोमवार को पूरे देश में 5 लाख लोगों के खिलाफ देशद्रोह लगेगा, मंगलवार को 10 लाख, इसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते कैलेंडर होना चाहिए, जिसको भी हो देशद्रोह में लगाओ। पिछले ही साल पंजाब यूनिवर्सिटी ने 5% फीस बढ़ाई, इस साल फीस फिर बढ़ी है, लेकिन 10 गुना। जुलाई से शुरू हो रहे नए एकेडमिक सेशन में 2,000 रुपए से 82,000 रुपए तक की फीस बढ़ी है। सबसे ज्यादा फीस बी फार्मा के कोर्स में बढ़ी है। पिछले साल तक ये छात्र 5,000 रुपए फीस दे रहे थे, अब ये 50,000 रुपए सालाना हो गई है, यानी 10 गुना। एमए जर्नलिज्म की पढ़ाई, जिसे पढ़ने के बाद 10,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिलती है, एमए जर्नलिज्म की पढ़ाई जो है 6 गुना बढ़कर 5,000 से 30,000 रुपए हो गई है। बीए और बीकॉम के छात्रों की फीस 2,200 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए हो गई है। एमए इन सोशल वर्क की फीस 35,000 रुपए हो गई है। एलएलएम की फीस 25,000 रुपए हो गई है और बीई केमिकल की फीस 90,000 रुपए हो गई है। 4 साल के बीडीएस कोर्स की फीस 1.5 लाख कर दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अरुण कुमार ग्रोवर के मुताबिक ये बढ़ोतरी जरूरी थी। कुछ फीस बढ़नी भी चाहिए, लेकिन इतनी भी ज्यादा थोड़ा प्रतिशत देखना चाहिए। यूनिवर्सिटी की वित्तीय हालत को देखते हुए उनके हिसाब से ये नाम मात्र की है, लेकिन नाम मात्र नहीं, ज्यादा है। फीस का नया ढांचा 17-18 से भर्ती हो रहे छात्रों पर लागू होगा। मौजूदा छात्रों के लिए ट्यूशन फी में सिर्फ 5% की वृद्धि होगी। जो नए आने वाले छात्र हैं उनके लिए यह बढ़ोतरी उनके लिए भी कम नहीं है। राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने एक बात साफ कर दी, पंजाब यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर भी वो मामले की जानकारी लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। नजर रख रहे हैं, ये भी कहा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।